Now, everyone note down question number F. If you see from exam point of view, this is one of the most important topic. I'll say. You just make sure that exam में यहाँ से एक सम तो 100% आ रहा। अभी तुम लोग मार्क कर सकते हो और एग्जाम का पेपर तुमको मिलेगा देखना। तो मैं तुम लोग को नंबर F का पहला सम में बताया था एक बार, जिसमें इनइक्वालिटीज का कंसेप्ट चाहिए। इस सम में इनइक्वालिटीज का पूरा कंसेप्ट चाहिए तुम लोगों को, ठीक है? तो पहले मैं एक बार ये सम बताया था, and then I'll be clearing your doubts, whatever you have. So I want everyone to concentrate and not to write while I am copying, while I am explaining. See, you are given an expression, okay? एक expression दिया हुआ है, which is 6x square minus 22x plus 21 divided by 5x square minus 18x plus 70. अब ध्यान से देखते हैं। अब एक बार क्वेश्चन को रीड करो। अगर तुमको एक सम समझ में आ जाता है तो बाकी सम मुझे सिर्फ हेल्प करना पड़ेगा, कंसेप्ट वाइज प्रॉब्लम कहीं नहीं होगा। और पूरा ये सम देखते रहो अंत तक। तो फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन फॉर रियल वैल्यूज ऑफ x। अब बात को ध्यान से सुनो। तो रियल वैल्यूज ऑफ x मतलब यहाँ पे x के जगह पे हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? x के जगह पे हम कोई भी रियल नंबर्स ले सकते हैं। और तुमको रियल नंबर्स के बारे में पता है, रियल नंबर्स क्या होता है? यू नो दैट ऑल नंबर्स, जो भी हम नंबर्स को नंबर्स जानते हैं हम लोग क्लास 10 तक, वो सारे नंबर से रियल होता है। मतलब इस तरह से तुम मतलब ऑल रियल नंबर्स मतलब तुम लोगों को पता होगा रियल नंबर्स का मतलब क्या होता है। जैसे कि तुमको पता है कि 3/0 मतलब एनी नंबर बाय 0 को छोड़ के बाकी सारा नंबर्स रियल है, क्योंकि 3/0 का मतलब क्या होता है? अनडिफाइंड। मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि हम x के जगह पे अनडिफाइंड सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इस एक्सप्रेशन का क्या वैल्यू हम वो जानना चाहते हैं। दिस इज इलॉजिकल बिकॉज़ यू कैन नॉट पुट अनडिफाइंड वैल्यू। हम x के जगह पे, अच्छा एक बात बताओ, सपोज एक फंक्शन है f of x, फंक्शन छोड़ो इतना मतलब नया टर्म हम ना लेके हम बोलते हैं x स्क्वायर। अगर हम बोलेंगे कि x के जगह पे 2 लगाएंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा? तो तुम्हारा आंसर 4 होगा। x के जगह पे अगर हम 3 लगाएंगे तो इसका आंसर क्या होगा? 9 होगा। बट अगर हम तुमसे ये पूछे कि x के जगह पे स्क्वायर रूट, सपोज x के जगह पे 2/0 लगाएं तो आंसर क्या होगा? ये कोई क्वेश्चन है? मेरा ये जो पूछना है ये कोई क्वेश्चन हुआ ये? डेफिनेटली नॉट। व्हाई? बिकॉज़ x अनडिफाइंड है। हम अनडिफाइंड कैसे पुट करेंगे? हम तुमसे ये कैसे पूछ सकते हैं कि हम x की जगह अनडिफाइंड लगाएंगे तो आंसर क्या होगा? x तो अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड का मतलब क्या है? तुम अपने आप से क्वेश्चन करो। मतलब ये नंबर ही डिफाइंड नहीं है। तो जब ये नंबर भी डिफाइंड नहीं है तो हम इसमें x की जगह सब्स्टिट्यूट कैसे कर सकते हैं? ठीक है? तो मतलब x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब हम x के जगह पर रियल वैल्यूज ही पुट कर सकते हैं। वैसे हम इस एक्सप्रेशन में रियल वैल्यूज ही पुट कर सकते हैं। तो अगर हम तुमसे पूछे x का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ -2 पे क्या होगा, तो सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारी तरफ से आना चाहिए ये कि सर हम x की जगह पर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -2 ले ही नहीं सकते, क्योंकि आपने तो एक ऐसा रिस्ट्रिक्शन दे दिया था कि x की जगह पे हम रियल नंबर्स ले सकते हैं। सो हाउ कैन आई टेक x इक्वल्स टू रूट अंडर -2? आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? Can you tell me why I'm saying that I cannot take x equals to under root -2? Because these quantities are imaginary quantity. So imaginary मतलब अलग ही हो गया वो चीज, वो रियल तो है ही नहीं। रियल तो अलग चीज होता है ना। तो रियल नंबर ही नहीं है तो हम लोग पुट कैसे करेंगे x की जगह? तो क्वेश्चन ये है कि अगर हम x के जगह पे कोई भी रियल नंबर्स पुट कर सकते हैं तो ये एक्सप्रेशन का बहुत कुछ वैल्यूज आ सकते हैं। कभी 4 आएगा, कभी 9 आएगा, कभी 1 आएगा। मतलब 0.1 लगाएंगे तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा। मतलब कुछ ना कुछ रियल वैल्यूज पुट करने से उसका कुछ ना कुछ आंसर तो जरूर आएगा। मतलब कुछ ना कुछ रियल वैल्यू पुट करने से आंसर भी क्या आएगा? क्या आएगा? रियल ही आएगा कि कुछ और आएगा? बताओ तो इसका रियल। सो एग्जैक्टली सेम वे। मतलब मैं क्या जानना चाहता हूं, देखो एक बार मैं जानना चाहता हूं कि अगर ये फंक्शन है, मतलब ये तुम्हारे भाषा में ये अगर एक्सप्रेशन है, तो ये एक्सप्रेशन का बहुत सारा वैल्यूज आ सकता है। मतलब x की जगह 1 लगाओगे तो उसका कुछ आंसर आएगा, 2 लगाओगे तो उसका कुछ आंसर आएगा, 3 लगाने से उसका कुछ आंसर आएगा। तो आंसर्स बहुत कुछ आ सकता है। लेकिन अपने लोगों को क्या पूछा है? पहले रीड करो क्वेश्चन। क्या पूछा है?
फाइंड द व्हाट, फाइंड द, रीड द क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन पूछा है। मतलब अपने लोगों को इस एक्सप्रेशन का सबसे छोटा वैल्यू क्या हो सकता है वो अपने लोगों को जानना। समझना मतलब हम लोग को इस x के जगह पे हम कोई भी रियल नंबर्स लगाएंगे तो इसका अपने लोग को आंसर कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। कभी 1 भी आ सकता है, 2/3 भी आ सकता है, 4 में, मतलब एग्जैक्ट क्या आएगा हमको नहीं पता। हम कैसे देख के बता सकते हैं एग्जैक्ट क्या है? हम लगाएंगे तब ना जान पाएंगे कि वो वैल्यू क्या है। लेकिन हम लोग को जानना है कि सब वैल्यूज में से जो भी इसका आंसर है उन सब वैल्यूज में से सबसे मिनिमम, सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा, सबसे लीस्ट वैल्यू क्या होगा, हमको ये जानना है। ये अपने लोग को क्वेश्चन में पूछा जाएगा। क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जा सकता है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ऐसा भी पूछा जा सकता है। बट इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया बताओ तो, फाइंड द व्हाट लीस्ट वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? तो एक काम करते हैं ना हम लोग, इसका जो वैल्यू है इसके वैल्यू को हम लोग y ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? हमको पता नहीं है इसका वैल्यू क्या क्या आ सकता है, इसके वैल्यू को हम लोग y से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, इसके वैल्यू को हम लोग y से डिनोट कर देते हैं कि मान लेते हैं इस एक्सप्रेशन का वैल्यू जो होगा उसको मैं y से डिनोट कर। ठीक है, अब देखो अब हम एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों कर रहे हैं उसका कारण बताएंगे। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ठीक है, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या मिला, y into 5x square is 5x square y, y into 18x is 18xy, y into 17 is how much, 70y। और 1 को जब मैंने इस पूरा एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला अपने लोगों को, 6x square minus 22x plus 21। ठीक है, ओके। अब मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है पता है, इसको ax square plus bx plus c के फॉर्म में एक्सप्रेस करना। किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है अपने लोगों को, ax square। इसका कारण तुमको भी बताऊंगा बट एक बार तुम देखते जाइए। मुझे इसको फॉर्म किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ax square plus bx plus c के फॉर्म में मुझे एक्सप्रेस करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे देखना एक बार, इस पूरा टर्म को लेफ्ट में लेके आएंगे और जो x स्क्वायर वाले टर्म है उसको अलग रखेंगे, x स्क्वायर के साथ रखेंगे, यानी जो x वाला टर्म है उसको x के साथ रखेंगे और जो बिना x वाला टर्म है उसको हम एक साथ रखेंगे। देखो एक बार, ये रख दोनों को साथ में, इसको साथ में, इसको साथ में। ठीक है, अब यहां से मैं इसको करना क्या है बताओ तो, इसको मुझे करना है ax स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट। तो यहां से अगर हम x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिलेगा बताओ तो, 5y minus 6 बच जाएगा इनटू x स्क्वायर। ऑलरेडी एवरीवन यहां से अगर हम x कॉमन ले, सिर्फ x कॉमन ले, सिर्फ x बोला मैंने, तो क्या बच जाएगा -18y। समझ में आया? तो देखो -18y प्लस 22 बच गया और ब्रैकेट के बाद मैंने x दे दिया। मतलब मैंने सिर्फ x कॉमन ली, माइनस माइनस नहीं, साइन में कॉमन नहीं लिया, सिर्फ मैंने x कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर मैंने लिख दिया -18y प्लस 22 और इसके बाद प्लस दे दिया। तुमको अगर चेक करना है कि तुमने जो यहाँ लिखा है वो राइट या रॉन्ग है और तुमको श्योर होना है तो सबसे बेस्ट है ब्रैकेट हटा दो, प्लस माइनस माइनस 18y into x is 18yx प्लस y प्लस is प्लस 22 into x is 22x। मतलब पूरा पूरी करेक्ट है, कहीं कुछ गलती नहीं। और जो बाकी चीजें उसको हम एक ब्रैकेट के अंदर इंक्लोज कर देंगे, इसको एक ब्रैकेट के अंदर रख देंगे सिंपली इस तरह से। ठीक है, तो मैंने क्या किया देखो, यहां तक तो तुमको समझ में आएगा, लेकिन ये क्यों किया इसका कारण तुमको अभी तक पता नहीं चला। डोंट वरी, इसका कारण मैं बता दूंगा, जस्ट वेट फॉर दैट। अब हम ये काम करते पहले ये वाले पार्ट को समझाते हैं, फिर इस पार्ट को लेंगे। अब तुम ऐसे सोचो कि हम लोग को एक सम ऐसा दिया हुआ है और हम लोग को यहां से शुरू करना है। व्हाट आई एम सेइंग, यू थिंक दिस वे दैट अपने लोग को सिर्फ ये सम दिया गया है, अभी वो सब स्टोरी भूल जाओ, वापस शुरुआत से करेंगे। डोंट वरी, तुम यो सोचो कि हम लोग को ये सम दिया गया और यहां से अपने लोग को सम को सॉल्व करना है। नाउ यू टेल मी वन थिंग, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर मैं ये बोलूं कि डिस्क्रिमिनेंट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर रूट्स रियल एंड इक्वल है, रियल एंड इक्वल है, तो बताओ तो उसका डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू किसके बराबर होगा?
0 के बराबर है कि नहीं? अगर मैं बोलूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स रियल एंड अनइक्वल है, अनइक्वल बोलो या फिर डिफरेंट बोलो या फिर डिस्टिंक्ट बोलो, तो क्या होगा बताओ तो उसका डी ग्रेटर देन 0। देखो यहाँ पे रियल एंड इक्वल, यहाँ पे रियल एंड डिस्टिंक्ट, और अगर मान लो मैं ये बोलूं कि रूट्स आर इमेजिनरी तो ये लेस देन 0, ये तो अलग ही स्टोरी है इसको। अब एक बात बोल, तो अगर हम ये बोलते हैं रियल एंड इक्वल तो d इक्वल टू 0, अगर मैं बोलता हूं d ग्रेटर देन 0 तो रियल है, अगर मैं सिर्फ ये बोलता हूं रियल तो फिर तुम्हारे दिमाग में आ रहा है नहीं दो बात, रियल के साथ इक्वल या रियल के साथ अनइक्वल, आ रहा है ना दो बात। तो एक काम करते हैं, दोनों को मर्ज कर लेते हैं, दोनों बात को। तो दोनों बात को मर्ज करने के बाद मतलब क्या, सिंपली बात हम बोलेंगे रियल, सिंपली हम ये बोलेंगे कि रियल रूट्स आर रियल, तो रियल में इक्वल भी हो सकता है, रियल में अनइक्वल भी हो सकता है, तो ये दोनों कंडीशंस में तो मर्ज होगा। तो अगर ये दोनों कंडीशंस मर्ज होगा तो रूट्स अगर रियल होगा तो d क्या होगा ये बता सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सीधा सा बात, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अगर मैं तुमको ये बोलूं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x इज रियल, x इज रियल का मतलब क्या होगा, x इज रियल मतलब x क्या होता है, किसी भी चीज का जो x का वैल्यू होता है, जब हम x का वैल्यू निकालते हैं तो वो क्या होता है, वही तो सॉल्यूशन होता है। मतलब अगर x रियल है तो रियल है मतलब उसका क्या होगा कंडीशन, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो इट इंप्लाइज d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, तुम ये सोचो कि सम ये दिया गया है और तुमको बोला है फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर व्हिच रूट्स आर रियल, रियल सिर्फ ये बोला है, फॉर व्हिच द रूट्स आर रियल बोला है। तो रियल मतलब क्या, x इज रियल का मतलब क्या, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हम बोल सकते हैं। अब यहाँ पे d का मतलब होता क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पे b का मतलब क्या है, ये है ना, तो b स्क्वायर थोड़ा सा ये लेवल अलग लेवल का समय है, b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन हियर। मैं बोला कि यहां से तुम लोग दिमाग लगाओ और यहां से दिमाग ये लगाना है कि हमको y का वैल्यू निकालना है फॉर व्हिच द रूट्स, आई मीन x इज रियल, सो इफ x इज रियल, if x is real means d is greater than equal to 0, d is greater than equal to 0 मतलब b square minus 4a into c greater than equal to 0, मतलब आप लोगों को ये सॉल्व करना है। बट ये सब क्या है मैं वापस से बाद में आऊंगा, पहले मैं इसको कंप्लीट कर दूं। अब देखना है, अच्छा ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत वेविकर मेथड याद है वेविकर मेथड जो मैंने बताया था, प्लस माइनस प्लस कोई करके, याद है ना, तो इसमें ये अप्लाई करना है। देखो नेक्स्ट ना, इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे देखना है एक बार। पहले यहाँ पे हम सीधा a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मुझे क्या लग रहा है कि इसको और सिंपल बनाया जा सकता है, क्योंकि 18 का स्क्वायर करने में और 22 का स्क्वायर करने में थोड़ा डिफिकल्टी लग रहा है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, -2 कॉमन ले लेंगे। देखना है यहाँ पे, आई विल टेक -2 कॉमन, तो ये हो जाएगा 9y - 11 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या किया मैंने, देखना इन दोनों टर्म्स में से मैंने -2 कॉमन ले लिया, ये तो बचा 9y - 11। तुम देख सकते हो माइनस प्लस माइनस 2 into 9y is 18y, minus minus plus और 2 into 11 is how much, 22। ठीक है, इसको 4 को ऐसे ही छोड़ देते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लिकेशन में तुम लोग कैलकुलेटर तो है ही, तो तुम लोग मुझे हेल्प करेगा कैलकुलेटर से। ठीक है, देखो अब 5y को हम पूरा से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, ठीक है, 5y को हम पूरा से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, मतलब 17y - 22 से, और -6 को भी पूरा से मल्टीप्लाई करने वाले हैं हम लोग, दैट इज 17y - 22 से, and I must keep this in bracket. If I don't give bracket, there is a mistake. What is that mistake? Mistake ये है कि 4 जो है ये पूरा के साथ प्रोडक्ट फॉर्म है, अगर हम यहाँ ब्रैकेट ना दें मतलब ये क्या है बताओ, तो 4 सिर्फ इसके साथ प्रोडक्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे मुझे ब्रैकेट देना बहुत जरूरी है। ओके नेक्स्ट, -2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा a स्क्वायर मतलब 9y का होल स्क्वायर दैट इज 81y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज 121 - 2ab
दैट इज 198y। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 85y स्क्वायर माइनस 110y माइनस 102y माइनस माइनस प्लस 130। ठीक है, अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो डोंट मल्टीप्लाई 4 विथ ऑल द टर्म्स, इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग 4 विथ ऑल द टर्म्स हम 4 को सारे टर्म से ना मल्टीप्लाई करके 4 को कॉमन ले लेते हैं ना, क्योंकि 4 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे फायदा क्या होगा उससे। ठीक है, हम 4 को कॉमन ले लेते हैं, तो फिर ब्रैकेट में क्या बचेगा 81y स्क्वायर प्लस 121 माइनस 198y माइनस प्लस माइनस 85y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 100। ये भी सिंपलीफाई होगा, देखो क्या हो जाएगा ये बताओ तो 212 है ना, माइनस 212 है, और अगर हम इसको ब्रैकेट हटाएंगे ये हो जाएगा 212y माइनस प्लस माइनस 132, ऑलराइट, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ what is 81y square minus 85y square? It is minus 4y square. What is minus 198y plus 212y? कितना हुआ 14 है ना, प्लस 1414y, उसके बाद प्लस 121 माइनस 132 is how much? minus 11, greater than equal to 0। अब देखो याद है तुम लोग को बताया था मैंने पहले भी इक्वालिटीज में भी, इनइक्वालिटीज का मेथड क्या था, स्टेप्स क्या था। पहला स्टेप होता है कि राइट साइड में 0 रखना, आरएचएस में 0 रखना। दूसरा एक पॉइंट क्या होता है तो कि जो लेफ्ट में जो हाईएस्ट पावर है उसका कोएफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, याद करो तुम लोग, जो हाईएस्ट पावर है उसका कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट, हाईएस्ट पावर कोएफिशिएंट मस्ट बी पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट क्या होता है बताओ तो, तीसरा पॉइंट क्या होता है, तीसरा पॉइंट होता है कि फैक्टराइज करना होता है। ठीक है, हम लोग को फैक्टराइज करना पड़ता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव है बताओ तो, पहला पॉइंट मतलब राइट में 0 तो है, सेकंड पॉइंट हाईएस्ट पावर ऑफ कोएफिशिएंट मस्ट बी पॉजिटिव, वो नहीं है, तो ये बनाने के लिए पॉजिटिव हम क्या करेंगे बताओ तो, दोनों साइड माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम दोनों साइड माइनस साइन से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 4y स्क्वायर माइनस 1414y प्लस 11, और ये बताओ तो ये ग्रेटर देन क्या में बदल जाएगा, क्यों बदलेगा लेस देन में, क्योंकि तुमको पता है कि अगर -4 लेस देन 3 है, सही है, सही है या नहीं, लेकिन अगर हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करें तो क्या अब ये सही रहेगा, क्या 4 लेस देन -3 है, नहीं। तो इनइक्वालिटी में जब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करना चाहिए, तो मैंने चेंज कर दिया। अब एक काम करते हैं, इसको फैक्टराइज कर देते हैं। ठीक है, नाउ वी कैन इजीली फैक्टराइज दिस। सो टेल मी इफ यू फैक्टराइज व्हाट इज द रिजल्ट यू आर गेटिंग आफ्टर फैक्टराइजेशन, जस्ट टू सेव स्टेप्स, मतलब यहाँ पे जगह छोटे रखने के लिए, क्योंकि मुझे वापस से पूरा को कोरिलेट करना है। तुम लोग मुझे फैक्टराइज करके बताओ तो क्या होता है, इसको मुझे डायरेक्ट फैक्टराइज करके बोलो क्या है। Okay, I think there is some problem in the sums. Okay, I'll just find out what is the problem. So everyone note down, in multiplication I had just made mistake. Okay, by mistake मैं 21 के बदले वहां पे 22 लिख दिया था, पूरा कैलकुलेशन उसके हिसाब से कर दिया था। ठीक है, इज दिस क्लियर, मैंने कैलकुलेशन उसके हिसाब से कर दिया था, और फिर यहाँ पे तुम्हारा जब हम माइनस साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी में चेंज। I think you are not confused, like मैंने गलती से ये 22 देख लिया ये वाला, ठीक है, क्योंकि सम काफी लंबा है तो यहाँ से वहां कॉपी करने में मैंने गलती कर दिया, इन प्लेस ऑफ 21 मैंने गलती से 22 लिख दिया। प्लीज मेक करेक्शन हियर, ओके एवरीवन। तो उसके बाद लॉजिक तो वही है, बस सिंपलीफाई कितना है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे फैक्टराइज करके हम लोगों को लाना है, इसको फैक्टराइज करना है, तो ये क्या होगा आपको 4y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 4y प्लस 5
इन दोनों में कॉमन है y -1 4y -5, मतलब पूरा फैक्टराइज करके क्या करता हूं तो 4 टाइम्स 4y -5 इंटू y -1। देखो मैंने यहाँ पे स्टेप्स को डायरेक्ट, मतलब मैंने यहाँ पे राइट साइड में फैक्टराइजेशन इसीलिए शो किया बिकॉज मैं यहाँ पे स्पेस बचाना चाहता हूँ, बिकॉज मैं ये पूरा क्वेश्चन को रब नहीं करना चाहता हूँ, बिकॉज आई हैव टू एक्सप्लेन फ्रॉम द बिगिनिंग वंस। ओके, नाउ यू नो दैट इस स्टेप के बाद जब हम लोगों ने फैक्टराइज कर दिया तो फैक्टराइजेशन के बाद हम लोग को क्या निकालना होता है बताओ तो? क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स? क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब होता है वो पॉइंट जिस पे इंडिविजुअल फैक्टर जीरो बन जाए। तो बताओ तो y -1 कब जीरो होगा? y -1 इक्वल टू जीरो कब होगा? सीधा जब y इक्वल टू 1 होगा तो। और 4y -5 इक्वल टू जीरो कब होगा? जब y का वैल्यू 5/4 होगा तो। जब y का वैल्यू 5/4 होगा तो ये वाला फैक्टर जीरो हो जाएगा, और जब y का वैल्यू 1 होगा तो ये फैक्टर जीरो हो जाएगा। ठीक है, therefore the critical points are y equal to 5/4 and y equal to 1. This is clear? अब ये क्रिटिकल पॉइंट्स को हम लोग लाइन पे अरेंज करेंगे। ठीक है, कैसे बताओ तो? असेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटा से बड़ा। तो पहले हम 1 लिखेंगे, उसके बाद 5/4 लिखेंगे। और याद है तुम लोगों को मैंने बताया था कि वो हमेशा क्या होता है कि अगर तुम लोगों ने ये सारे चीज को फॉलो किए, क्या फॉलो किए? आरएचएस को 0 रखा है, अगर तुम लोगों ने x जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल का उसको अगर पॉजिटिव रखा है और फैक्टराइज करके ये सब किया है तुम लोगों ने, तो हमेशा क्या होता है बताओ तो? राइट साइड में पॉजिटिव होता है। एवरी टाइम राइट हैंड साइड क्या होता है बताओ तो? पॉजिटिव होता है। उसके बाद ऑल्टरनेट आता है, नेगेटिव, उसके बाद पॉजिटिव। ठीक है, ये हमेशा ये पैटर्न फॉलो करेगा, और मैंने इसका लॉजिक भी बताया, तुम लोग वापस से देख सकते हैं। 5/4 से कोई भी एक बड़ा नंबर सोचो, थिंक ऑफ एनी नंबर ग्रेटर देन 5/4, लेट्स से 2। एक काम करते हैं, ये जो क्रिटिकल पॉइंट जो मैंने लिखा है ना, इसके जस्ट पहले वाला लाइन में मैं यहाँ पे 2 पुट करता हूँ y की जगह। अगर हम y की जगह 2 पुट करेंगे पूरा लेफ्ट हैंड साइड में, तो 2 - 1 क्या हुआ? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। 2 4 जा 8, 8 - 5 क्या हुआ? और ये वाला क्या साइन क्या है? तो व्हाट इज पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव? नाउ थिंक ऑफ एनी नंबर बिटवीन 1 एंड 5/4। मान लेते हैं 1 एंड 5/4 के बीच में 1.1, क्योंकि 5/4 का मतलब होता है 1.25। तो मान लो 1 और 1.25 के बीच में 1.1 ले लेते हैं, तो 4 into 1.1 कितना हो गया? 4.4। 4.4 - 5 कितना हो गया? साइन सिर्फ देखना है। 1.1 - 1 क्या होगा? पॉजिटिव, और ये तो पॉजिटिव ही। व्हाट इज पॉजिटिव इनटू नेगेटिव इनटू पॉजिटिव? 1 से छोटा कोई भी नंबर सोचो, 0 ले लेते हैं। 0 4 जा 0, 0 - 5 इज नेगेटिव, 0 - 1 इज नेगेटिव, और ये पॉजिटिव साइन है। तो ये तीनों को मल्टीप्लाई करके क्या है? समझ में? मतलब इसका मतलब क्या हुआ पता है? इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये वाला, ये एक्सप्रेशन सुनना एक बार ध्यान से, 5/4 पे 0 हो जाएगा। लगा के देखो, 5/4 - 1, 4 into 5/4 देख लेते हैं। 4 into 5/4 - 5, 5 - 5 0। तो 0 जब आ गया तो पूरा का पूरा तो 0 ही बनेगा। 1 पे देखो, 1 - 1 0, तो 0 into anything 0 ही बनेगा। 1 से छोटा पे ये क्या आएगा? हमेशा इसका साइन क्या होगा? पॉजिटिव। 1 और 5/4 के बीच में हमेशा इसका साइन क्या होगा? और 5/4 से बड़ा कोई भी अगर हम यहाँ पे y का वैल्यू पुट करेंगे तो उसका साइन हमेशा क्या होगा? एक्सप्रेशन का। आई थिंक समझ में आया? अब तुम लोग मुझे ये बताओ कि ये एक्सप्रेशन का मुझे चाहिए क्या आंसर? हम लोगों ने तो सब कुछ बोल दिया, हम लोगों ने ये भी बोल दिया कि पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, 0 किस पॉइंट पे होगा, लेकिन इतना कुछ चाहिए हम लोग को? नहीं, हम लोग को कुछ स्पेसिफिक चीज पूछा है। एंड व्हाट इज दैट स्पेसिफिक आंसर जो अपने लोगों को पूछा है? यहाँ पे अपने लोगों को पूछा कि ये एक्सप्रेशन का वैल्यू लेस देन 0 कब होगा, लेस देन इक्वल टू 0 कब होगा? तो इक्वल टू 0 इन दोनों पॉइंट्स पे होगा। तो लेस देन 0 का मतलब क्या होता है बताओ? कोई भी नंबर जो लेस देन 0 होता है उसका साइन क्या होता है? नेगेटिव। मतलब अपने लोगों को जानना है कि 0 किस पॉइंट पे होगा और नेगेटिव किस पॉइंट पे होगा। ठीक है, यही तो जानना है हम लोगों को। तो यहाँ पे कब होगा? y का वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा तो, एंड लेस देन इक्वल टू 5/4 होगा तो, मतलब y का वैल्यू इससे इसके बीच में होगा तो जो अपना कंडीशन है पूछा जो है वो अपना सेटिस्फाई करेगा। क्या कंडीशन पूछा है? कंडीशन ये पूछा है कि ये एक्सप्रेशन किस y के वैल्यू के लिए लेस देन इक्वल टू 0 होगा।
तो कब होगा लेस देन इक्वल टू 0? इक्वल टू 0 5/4 पे और 1 पे होगा, और नेगेटिव मतलब लेस देन 0 किस पे होगा? 1 और 5/4 के बीच में। समझ में आया तो बात सभी को? क्लियर? अब हम वापस से पूरा सम बताते हैं ये है क्या, उन्होंने किया क्या। देखो अगर ध्यान से नोट करो तो उन्होंने पूरा क्या किया, लिसन ये पॉइंट से अब जाके तुमको समझ में आएगा कि ईच एंड एवरी स्टेप का मतलब क्या है। सबसे पहले देखो इस एक्सप्रेशन का मैंने जो भी आंसर आएगा, मतलब तुम कैलकुलेटर से x की जगह 1 लगा दो, x की जगह 2 लगा दो, x की जगह 3 लगा दो, उसका जो भी आंसर आएगा इस एक्सप्रेशन का, उस आंसर को मैंने y से डिनोट किया है। और पता है ये जो y से डिनोट किया है ये क्या है बताओ तो? इस एक्सप्रेशन का इक्वल टू जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू को मैंने y से डिनोट किया है। और पता चला एक चीज देखो कि उसका एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है ना, तुम कोई भी रियल नंबर पुट कर दो, तुम्हारा आंसर 5/4 से बड़ा हो ही नहीं सकता। देखो ये क्या होगा बताओ तो? 5/4 होगा, 1 होगा, और उसके बीच में कोई भी वैल्यू हो सकता है, लेकिन 5/4 से बड़ा नहीं होगा और 1 से छोटा नहीं होगा। मतलब पता है तुमको इस एक्सप्रेशन का तुमको आंसर का समझ में आया? तो आंसर्स का रेंज मिल गया। तुम अपने लाइफ टाइम में तुम इसमें 1000 लगा दो, 2000 लगा दो, इतना बड़ा वैल्यू लगा दो 9999, और कैलकुलेटर से सॉल्व करके देखो, इस पे पुट करने के बाद x की जगह ये वाला वैल्यू, इसका जो आंसर है वो इसी बीच में है। मतलब वो 1 से बड़ा और 5/4 से छोटा ही होगा, क्योंकि हम लोगों ने किया क्या देखो तो, ये एक्सप्रेशन इक्वल टू क्या लिया? फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन में क्या पूछा था? फॉर व्हाट रियल वैल्यूज ऑफ x द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज। तो हम लोग ने यही तो किया है ना, देखो इसको इक्वल टू y ले लिया और इसको ax² + bx + c में कन्वर्ट कर लिया, और मैंने क्या लिखा कंडीशन यहाँ पे? x इज रियल, मतलब जब x रियल होगा तो हम लोगों ने उस केस में y का वैल्यू निकाला। तो y का वैल्यूज का रेंज क्या मिला कि y का वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 5/4। मतलब हम लोग को ये पता चल गया कि इस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है वो इसके और इसके बीच में ही हो सकता है। मतलब अगर तुम एक बार एग्जांपल ले सकते हो, यू कैन यूज कैलकुलेटर। तुम एक काम कर सकते हो ना, x की जगह 1 लगा के चेक कर दो, तुम देखना डेफिनेटली 1 लगा के आंसर क्या आएगा। एक बार देख लेते हैं। 6 - 22 कितना होता है बताओ? -22 + 21 कितना होता है? -1। 6 - 1 कितना हो गया? 5। न्यूमरेटर में 5 आ गया। 17 5 कितना होता है? 22 - 18 व्हाट इज 5/4? 5/4 ही आ गया। मतलब लकीली 5/4 ही आ गया हमारा। तुम 2 लगा के देखो, तुम्हारा 5/4 से बड़ा तो आ नहीं सकता। 1 आ सकता है, 5/4 आ सकता है, उसके बीच में आ सकता है, बट 5/4 से बड़ा नहीं आ सकता और किससे छोटा नहीं आ सकता। 1 से छोटा आ ही नहीं सकता। अगर आया मतलब कैलकुलेटर में प्रॉब्लम आया, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं कैलकुलेशन में, प्रॉब्लम इज देयर विद द कैलकुलेटर में। आ ही नहीं सकता है क्योंकि इसको इक्वल टू क्या लिया हम लोग? y लिया, और ये y क्या है? इस एक्सप्रेशन का वैल्यू है। इस एक्सप्रेशन का वैल्यू किसके बीच में लाई कर सकता है? 1 से बड़ा और 5/4 से छोटा। किसके लिए? फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। क्या तुम x की जगह अनडिफाइंड लगा सकते हो? लगा तो सकते नहीं, वो इलॉजिकल है। दूसरा बात ये है कि बोला भी है क्वेश्चन में x इज रियल, नहीं भी बोलता तो अनडिफाइंड नहीं पुट करते, क्योंकि अनडिफाइंड कुछ होता ही नहीं। तो हम लोग को पता चलेगा। अब एक बात बताओ, सीधा सा बात, ये एक्सप्रेशन का अगर वैल्यू का रेंज ये है और तुमसे कोई पूछे कि इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम आंसर क्या आ सकता है, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? मिनिमम आंसर क्या आ सकता है? तुमको मैक्सिमम भी पता चल गया, मिनिमम भी पता चल गया, सेम प्रोसेस है। तो अब तुम एक चीज तो बता सकते हो ना कि अगर हमको यही सब में पूछता कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, तो प्रोसेस सेम होता, और मिनिमम के लिए प्रोसेस सेम होगा, लास्ट में एनालिसिस सिर्फ डिफरेंट होगा। क्या होगा? लीस्ट वैल्यू इज, और अगर मैक्स पूछा रहता तो आंसर क्या रहता? आई होप इट इज क्लियर एवरीवन। नाउ इफ यू हैव प्रॉब्लम इन दिस पार्ट मींस यू हैव प्रॉब्लम इन इनइक्वालिटीज। अदरवाइज ये वाले पार्ट में अगर फिर भी डाउट है तो तुम लोग पूछ सकते हो कोई, अगर इस पार्ट में प्रॉब्लम है तो। बट ये वाला पार्ट तो इनइक्वालिटीज का पार्ट है, और ये बहुत ही सिंपल पार्ट है इनइक्वालिटीज का। ऐसे नहीं कि हम लोग ने इनइक्वालिटीज का बहुत ज्यादा हाई लेवल का मतलब हम लोगों ने कांसेप्ट को यहाँ पे यूज किया है, राइट एवरीवन? सो आई वांट एवरीवन टू कॉपी ऑन दिस, और मैं एक सम देने वाला हूं, वो सम को अभी तुम लोग करेंगे। ओके, सो कॉपी ऑन दिस। Everyone do the next sum, that is number 2. If x is real, find the minimum value. Okay, also find the maximum. मतलब एक ही चीज है, तुमको ऐसा नहीं कि दो अलग अलग चीज करना है। तुम्हारा जो रिजल्ट है उससे तुम मिनिमम भी बोल सकते हो, मैक्सिमम भी बोल सकते हो। ठीक है, तो सम नंबर f का नंबर 2 में एक बार बोर्ड पे क्वेश्चन भी लिख देता हूँ। ठीक है कि f का नंबर 2 नंबर क्वेश्चन क्या है।
लेकिन क्वेश्चन है मतलब मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूं, बाकी क्वेश्चन तो सेम ही है। फॉर रियल वैल्यूज ऑफ x find the maximum and minimum value this expression. Okay. Now see, I solved this sum just now, but before this मैं सॉल्व एक क्वेश्चन लिख देता हूं बोर्ड पे उन लोगों के लिए जो लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 एंड द क्वेश्चन इज 11x square plus 12x plus 6 divided by x square plus 4x plus 2. Find the maximum and minimum value of this function. चलो and the rest students जिन लोग का नहीं हुआ ये वाला सम एक बार वो लोग बोर्ड पे देखें। तो सेम प्रीवियस सम जैसे ही हम लोग सबसे पहले इस पूरे एक्सप्रेशन को इक्वल टू y करेंगे। इक्वल टू y लेने के बाद let me cross multiply and express in the form ax square plus bx plus c। इसके लिए हम क्या करेंगे देखना एक बार, जो x स्क्वायर वाला टर्म है उसको एक साथ, x वाला टर्म है उसको एक साथ, और जो बिना x वाला टर्म मतलब जो कांस्टेंट जिसको हम ट्रीट करने वाले हैं उसको एक साथ। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये 1 माइनस y हो जाएगा इनटू x। यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा -1 माइनस y इनटू x प्लस 1 माइनस y। ऑलरेडी बिल्कुल इसको मैं किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया मैंने, a x square plus b into x plus c equal to 0. Now since x is real, it implies d will be greater than equal to 0. d means b square minus 4 into a into c greater than equal to 0. Now let me tell you one thing, you are -1 minus y, तो सुनना एक बार, माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर को माइनस कॉमन लेके इस पूरा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और नेगेटिव नंबर का पावर अगर इवन है तो वो नेगेटिव वैनिश हो जाता है, मतलब हट जाता है, और वो x प्लस वाई का होल स्क्वायर के ही बराबर आ जाता है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे -1 माइनस वाई का होल स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, we can write this as 1 plus y का होल स्क्वायर। ऑलरेडी एवरीवन we can write this as 1 plus y का होल स्क्वायर। इन दोनों एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इन दोनों एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करो तो फिर ये हो जाएगा, एंड सिंपली a minus b होल स्क्वायर के फॉर्म में। एक्चुअली यहाँ पे अगर तुम लोग थोड़ा दिमाग लगाते तो ये सम को इतना भी हम लोगों को करना नहीं पड़ता, फैक्टराइज हो जाता, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं, हम इसमें a plus b होल स्क्वायर a minus b होल स्क्वायर डाल देते हैं। So we have -3y square plus 10y minus 3 greater than equal to 0। और याद होगा मैंने बताया था कि जो y स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट मतलब हाईएस्ट पावर का जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव रखने के लिए दोनों तरफ नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यू नो दिस। और मल्टीप्लाई करने के बाद जब हम लोग साइन ऑफ इनइक्वालिटी भी चेंज करेंगे, एंड देन लेट अस फैक्टराइज। कैन यू टेल मी व्हाट आर द फैक्टर्स? आई थिंक इट इज 3y minus 1 and y minus 3. Therefore the critical points are (1/3) and 3. Let us arrange this
सेंडिंग ऑर्डर, और अपने लोग को पता है कि वो सारा क्राइटेरिया सैटिस्फाई कर रहा है। क्या है क्राइटेरिया, सॉरी क्या है क्राइटेरिया कि सबका जो मतलब जो हाईएस्ट पावर है उसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। तो ऑलरेडी है यहाँ पे, मतलब वो कौन सा ट्रेंड फॉलो करेगा, पहले राइट से पॉजिटिव शुरू होगा, फिर नेगेटिव, उसके बाद पॉजिटिव। और हम लोग को y का वो सारा वैल्यू चाहिए जिसको यहाँ पुट करने के बाद उसका आंसर या तो 0 या लेस देन 0 होना चाहिए। तो आंसर क्या होगा, y ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 लेस देन इक्वल टू 3। तो इस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है वो y है, लेकिन y मैक्सिमम क्या है 3 और मिनिमम क्या है 1/3। सो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इट इज 1/3। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, sorry maximum value is how much 3, and what is the minimum value 1/3. Clear everyone? Now the same way everyone try this sum. Actually इस क्वेश्चन में पूरा क्या बोला मैं बता दूं पहले। क्वेश्चन में पूरा क्या बोला मैं बता दूं। Show that the value of this expression cannot lie between -5 and 3. Cannot lie between मतलब इस एक्सप्रेशन का वैल्यू -5 and 3 के बीच में नहीं लाई कर सकते। तो एक काम करो ना, आंसर तुम लोग निकालो, नॉर्मल तुम लोग आंसर निकालो। देखो y का वैल्यू क्या है सर वो जो नेगेटिव वाला है सर वो यार इस साइड और इस साइड मतलब y क्या है बताओ सर y लेस देन इक्वल टू -5 y ग्रेटर देन इक्वल टू। वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। मतलब तुमने प्रूव कर दिया, क्योंकि y का जो वैल्यू है वो क्या है लेस देन इक्वल टू -5 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 3। मतलब क्या हुआ, मतलब y का वैल्यू -5 और 3 के बीच में लाई नहीं कर सकता। यही तो पूछा है क्वेश्चन में, यहाँ मैक्सिमम मिनिमम नहीं पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है शो दैट द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन कैन नॉट लाई बिटवीन -5 एंड 3। तो तुम्हारा क्या आंसर y का क्या है, y का आंसर है लेस देन इक्वल टू -5 और क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 3। मतलब y का जो वैल्यू है वो -5 और 3 के बीच में लाई नहीं कर सकता। ये प्रूव करें, तो प्रूव हो गया। कंप्लीट करो, पहले ये कंप्लीट करो। जिन लोगों को तुम लोग नॉर्मल एक काम करो ना, इस सम को जैसे बाकी दो संख्या पहले उतना तक करो, देन आई विल एक्सप्लेन यू क्या है सब। So I want everyone to pay attention here what I am saying. Complete the sum which I have given, number 5, and we'll discuss the doubts of these in the next class. Okay? Thank you everyone.